सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंह अनवाल सिविल। सो यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी वेटेज रखता है इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स। लाइक अगर ईएससी की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वेटेज इसका रहता है। गेट में भी यहाँ पे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर बात रही आपकी ए और जेई एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और अगर इसको आप कवर करते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे एग्ज़ाम में फेच कर सकते हैं और एक सेफ जोन में रह सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कि छोड़ के जाना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, पूरे सब्जेक्ट को अगर छोड़ के जाते हैं आप तो काफ़ी भारी पड़ सकता है ये। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग काफ़ी ढंग से कवर करें, कहीं से भी आप कवर करें, जहाँ से आपको समझ आता है आपको वहाँ से कवर करना चाहिए। और यहाँ पे इस सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग बेसिक्स टू एडवांस पढ़ेंगे। सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बेसिक से लेके जो आपका रिक्वायर्ड लेवल है हर एग्ज़ाम को टच करते हुए उनके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आता है। और अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी कोई सब्जेक्ट हो या हमारी तरफ से कोई भी कंटेंट हो वो आपको ईजिली मिल पाए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो यहाँ पे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को, तो उसको हम पहले चार आपके टॉपिक्स या सब टॉपिक्स में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें से पहला जो आपका पढ़ने वाला रहेगा सिलेबस में वो आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट जो है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। देन उसके बाद आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर एंड नॉइस पोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको इंट्रो दे दूँ थोड़ा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के बारे में। जब हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हम डील करेंगे आपके रॉ वाटर के बारे में। रॉ वाटर मतलब वो वाटर जहाँ पे आपका वाटर पे कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, जहाँ से हमने सोर्स से वाटर को उठाया है वही वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपके सेम रहने वाले हैं और उसको हम सप्लाई करें तो वो आपका रॉ वाटर कहलाता है। और अगर आप उस पर ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल से आपने उसका सॉल्ट कंसनट्रेशन चेंज कर दिया या मिनरल कंसनट्रेशन चेंज कर दिया, तो उसको हम ट्रीटेड वाटर कहेंगे, वो रॉ वाटर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि नदी में कोई पानी बह रहा है और वहाँ से आपने पानी को कलेक्ट किया तो वो आपका रॉ वाटर जब कहलाएगा अगर आपने उस कलेक्टेड पानी को एज इट इज़ जहाँ पे आपको सप्लाई करना है वहीं पे पहुँचाया बिना उसका कोई ट्रीटमेंट किए, तो उसे हम रॉ वाटर कहते हैं। इसी तरीके से जब अब रॉ वाटर यूज़ होता है तो रॉ वाटर के यूज़ होने के बाद वहाँ से कुछ वाटर जो आपका कुछ पोर्शन है वो आपका वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द यूज़ ऑफ द वाटर जो हमने सप्लाई किया है। सो वो आपका वेस्ट वाटर कहलाता है और उसकी हम मैनेजमेंट पूरी देखते हैं और कैसे ट्रीटमेंट उसका करते हैं वो सब हम वेस्ट वाटर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाई प्रोडक्ट्स लाइक सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपका स्लज हो गया, जब हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ पे जब आपका स्लज जनरेट होता है सॉलिड फॉर्म में तो उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और उसका मैनेजमेंट, उसका डी वाटरिंग करना, उसको फिर से नेचुरल एनवायरनमेंट में पहुँचाने से पहले उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, तो वो सर अब आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम देखेंगे आगे। देन उसके बाद आपका एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन आता है, जहाँ पे हम एयर और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं इन सब चीज़ों को और क्या इनकी परमिसिबल लिमिट्स रहती है, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ हमारे, जो कि हमारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पहले हम एक बेसिक पिक्चराइजेशन लेना चाहेंगे, सिचुएशन को समझना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोसेस पूरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको सोर्स शो हो रहा होगा और राइट साइड में आपको कम्युनिटी शो हो रही होगी। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम रॉ वाटर उठाते हैं हमारे सोर्स से
और हमारे कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं। तो सोर्स की बात करें तो सोर्स हमारा यहाँ पे रिवर हो सकता है, या फिर कोई पॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है जहाँ से हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हो। और कम्युनिटी हमारी, लेट से हम कोई टाउन सेटअप कर रहे हैं या सिटी प्लान करके सेटअप कर रहे हैं, तो उस सिटी को प्लान करेंगे तो वहाँ पे वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, लाइक वहाँ पे अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे आपके हाउस वगैरह में, आपके रेजिडेंशियल एरिया में कुकिंग, बाथिंग और जो डोमेस्टिक यूज़ होते हैं उन सब के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें ये जो है रॉ वाटर स्कीम ये डिज़ाइन करनी पड़ती है, और उसके लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है जो हमारे नियरेस्ट टू द कम्युनिटी हो, जहाँ पे हम ईजिली उसको ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आपके टाउन के पास या सिटी के पास से कोई रिवर पास कर रही है तो वो हमारा सोर्स रहेगा। और अगर हमारे टाउन के पास या सिटी के पास से 2-3 रिवर्स पास कर रही है या 2-3 सोर्स है, लेट से एक रिवर है और एक पॉन्ड है, तो वहाँ पे हमको चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा सोर्स कंसिडर करना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट जो हमें वाटर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए चाहिए। तो वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, लेट से डोमेस्टिक वाटर पर्पज़ के लिए आपको जो आपकी लिमिट होती है, एक पैरामीटर हम पढ़ेंगे हार्डनेस की लिमिट, तो वो अगर रिक्वायर्ड आपकी पैरामीटर है, रेंज में है, तो ही हम उस सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे लेट से ज़्यादा पाया गया वो दूसरा जो आपका क्वालिटी पैरामीटर है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक कम्युनिटी है, एक टाउन है जहाँ पे 500 पीपल का पॉपुलेशन है लेट से, और वहाँ पे हमें वाटर सप्लाई करना है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, लाइक ड्रिंकिंग वगैरह के लिए। और वहाँ पे हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। पहले सोर्स है हमारा अंडरग्राउंड ट्यूबवेल, या फिर कह लो अंडरग्राउंड आपका कन्वेंशन, जो आपका पुराने टाइप का जो बावड़ी टाइप की होती है, यहाँ पे बड़ा सोर्स होता है वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर होता है यहाँ पे, लाइक ये राजस्थान एरिया वाले में पाया जाता है बावड़ी या अंडरग्राउंड वाटर कह लो उसको, सोर्स वो है। और दूसरा है आपके पास ग्राउंड सरफेस सोर्स जो कि आपकी रिवर है। और जो आपका अंडरग्राउंड सोर्स है जो बावड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो फ्लोराइड की कंसनट्रेशन है वो काफ़ी हाई है, और इन कंपैरिजन टू रिवर जहाँ पे फ्लोराइड की कंसनट्रेशन इतनी नहीं होती, नील के बराबर होती है वहाँ पे। तो उस केस में हम जो रिवर वाला है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लोराइड की कमी है और फ्लोराइड का कंटेंट कम है, जो हमारे डोमेस्टिक जो वाटर डिमांड है उसको फुलफ़िल करता है, उनकी रिक्वायरमेंट को। सो इस तरह से हमें चॉइसेस करनी होती है कम्युनिटी और सोर्सेज के बीच में। अगर डिफरेंट सोर्सेज हैं कि हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वो विद इन रेंज है तो ही हम सोर्सेज को कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद जब हम वाटर को सोर्स से कम्युनिटी पहुंचाएंगे डायरेक्टली, तो उसको हम रॉ वाटर कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी वाटर पे ट्रीटमेंट नहीं किया है। जो हमारा सोर्स से हमें जैसा क्वालिटी मिला है पानी का, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं की गई है, एज इट इज़ उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम रॉ वाटर कहेंगे। जब कम्युनिटी उस वाटर को यूज़ करेगी तो कुछ पोर्शन ऑफ वाटर आपका कन्वर्ट होगा वेस्ट वाटर में। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से आप कुकिंग के लिए 10 लीटर यूज़ करते हैं या फिर 5 लीटर यूज़ करते हैं, सपोज आपने इस्तेमाल किया 5 लीटर ऑफ वाटर फॉर कुकिंग पर्पस, तो वहाँ पे आप कुकिंग में जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स वगैरह को धोते हैं, आप डिशेस वगैरह भी धोते हैं, तो उन सब में थोड़ा पानी वेस्ट हो जाता है जो आपके सिंक के थ्रू चले जाता है, तो वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। सो दैट वेस्ट वाटर वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट बैक टू द सोर्स विथ सम ट्रीटमेंट, ताकि जो सोर्स है वहाँ पे हम उसको इजीली डिस्पोज कर सकें, और वो सोर्स को जाके सोर्स की जो क्वालिटी है वहाँ पे रॉ वाटर की उसको चेंज ना करें, और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह या कोई एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे अगर लेट से फिशेस वगैरह है तो वहाँ पे उनको इम्पैक्ट ना करे। इस तरह से हम वहाँ पे वेस्ट वाटर पे ट्रीटमेंट करते हैं और उसको फिर सोर्स में हम डिस्पोज कर देते हैं, जहाँ पे कि सोर्स में उनका नेचुरल प्रोसेस चलता है रीप्योरिफिकेशन का, वहाँ से वो वेस्ट वाटर को प्योरीफाई कर देता है। तो इस तरह से ये जो आपकी रॉ वाटर की स्कीम है वो चल रही होती है।
सो अब बात करें कि सोर्स से हम कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं, तो आपको एक प्रोसेस जो है फ्लो चार्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह से आपका सोर्स से जब हम वाटर को सप्लाई करते हैं, रॉ वाटर को, तो पंप एंड कैनाल्स के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आपका रॉ वाटर आता है, तो वहाँ पे उनमें ट्रीटमेंट किया जाता है रॉ वाटर पे। उस वाटर को डिज़ायर्ड क्वालिटी, जो कि आपका जो भी है, इंडस्ट्री के लिए जा रहा है तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, डोमेस्टिक के लिए जा रहा है तो डोमेस्टिक आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वाटर की जो पैरामीटर्स हैं, उसका TDS हो गया वाटर का, उसका सॉल्ट कंसनट्रेशन हो गया, वहाँ पे उनमें जो क्लोराइड डालना है या एक्स्ट्रा या नहीं डालना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म की जाती है और ट्रीटमेंट पूरा प्रोसेस किया जाता है। देन उसके बाद उसको सर्विस रिजर्वायर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सर्विस रिजर्वायर आपका बेसिकली आपने देखे होंगे, आपकी ओवरहेड टैंक्स होती हैं जो सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, जो पानी की टंकी होती है आपकी बड़ी सी, उसे सर्विस रिजर्वायर कहते हैं। उसका जो पर्पस है वो हम आप ही आगे वीडियो में देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा, सर्विस रिजर्वायर। वहाँ से फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आपका कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है एक्चुअली, जो कि आपका सिटी में पूरा या आपके टाउन में फैला हुआ होता है, जो कि वेरियस पैटर्न का होता है, लाइक ग्रिड आयरन सिस्टम हो गया आपका, या फिर आपका डेड एंड सिस्टम हो गया। इस तरह से कई तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहते हैं, जो कि नेटवर्क ऑफ पाइप्स को कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो वाटर है वो सोर्स से लेके कम्युनिटी तक पहुंचाया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे रॉ वाटर हम जब डिज़ाइन करते हैं रॉ वाटर स्कीम की, तो हमें रॉ वाटर के डिमांड्स के बारे में पढ़ना होगा कि किस तरह की डिमांड्स होती है रॉ वाटर की, कौन कौन से टाइप्स की आपकी डिमांड्स रहती है। तो इसमें पहला जो आपका रहता है वो है आपका एनुअल ड्राफ्ट या एनुअल डिमांड। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि रिक्वायर्ड है एक कम्युनिटी में इन ए 1 ईयर। एक साल में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर लग रहा है एक कम्युनिटी में, लेट से आपकी कम्युनिटी 500 पीपल की है, और वहाँ पे आपको एक हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं हम, लेट से वहाँ पे 150 मिलियन मीटर क्यूब आपका वाटर रिक्वायर्ड हो रहा है वहाँ पे एक साल के अंदर। तो वो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा इन ए सिंगल ईयर जो वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। उसी को हम एनुअल डिमांड या एनुअल ड्राफ्ट कहेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, जहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी फॉर ए सिंगल डे। मतलब ये आपने पिछले वाले में एनुअल ड्राफ्ट में आपने टोटल अमाउंट निकाला था जो आपके पूरे साल भर में चाहिए कम्युनिटी को, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है इन ए सिंगल डे फॉर द कम्युनिटी। तो इसके लिए आपको जो आपका टोटल अमाउंट था फॉर द होल ईयर उसको डिवाइड करना है 365 से। सो दैट विल गिव यू एनुअल एवरेज डेली डिमांड। आपका पर डे का एक एवरेज डिमांड यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ पे जो हमने एवरेज निकाला है वो पर ईयर के बेसिस पे निकाला है। जो आपका टोटल अमाउंट था पर ईयर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर था, उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके तो आपका ये पर डे में एवरेज आ जाएगा यहाँ से। इसी को हम एनुअल एवरेज डेली डिमांड कहते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड हमारा आता है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। सो यहाँ पे हमने पर डे का टोटल जो है आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाला है फॉर द होल कम्युनिटी। और अगर हमें एक इंडिविजुअल के निकालना हो एक पर्सन के लिए निकालना हो, तो हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी है उसे डिवाइड कर देंगे पर डे के आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट से। तो ये आप देख सकते हैं हमने V/365 डिवाइड बाय P आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये आपका एक इंडिविजुअल का, सिंगल पर्सन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा इन ए सिंगल डे, जो आपका हमने निकाला है एवरेज। और वो एवरेज हमने निकाला है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द 1 ईयर क्वांटिटी। तो एक साल से पहले हमारे पास पहले एक साल का टोटल वॉल्यूम था वाटर का, उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज से, तो हमें सिंगल डे का मिल गया। और उसको हमने डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें वहाँ पे एक इंडिविजुअल का एवरेज जो है डिमांड मिल गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दे दिया एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो आई होप ये आपको समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी इसको। सो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ये अक्सर पूछा जाता है आपसे।
उसके बाद बात करते हैं हम टोटल डिमांड्स ऑफ वाटर इन ए कम्युनिटी। किस प्रकार की डिमांड्स होती है कम्युनिटी में, किस किस टाइप्स की डिमांड्स होती हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम देखेंगे कितना रिक्वायर्ड रहता है हर एक डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका डोमेस्टिक पहला रहता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, देन उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, उसके बाद आपका डिमांड फॉर पब्लिक यूज़, एंड देन उसके बाद आपका फायर डिमांड। तो ये 5 टाइप की आपकी डिमांड्स रहती है वाटर की, जो कि एक कम्युनिटी में रिक्वायर्ड रहती है। पहले डिमांड की बात करें तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जैसे कि ये नाम से ही आप क्लियर हो रहा होगा, ये वो डिमांड्स है वाटर की जो कि हमें नॉर्मल डे टू डे हमारे हाउसेज वगैरह में रिक्वायर्ड होती है, लाइक बाथिंग, कुकिंग, फ्लशिंग ऑफ वॉशरूम्स या टॉयलेट्स कह लो। सो यहाँ आप देख सकते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड को हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कुकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, एंड इट इज़ द 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। जो आपका टोटल वाटर डिमांड है इंक्लूडिंग ऑल दिस लाइक डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन, इसका ये 50 to 60% रहता है। सो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें एक फॉर ए सिटी विद फुल फ्लशिंग सिस्टम, जहाँ पे आपकी ड्रेनेज और सीवर लाइंस प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आपके फ्लशिंग टॉयलेट्स वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे रहती है। मतलब एक इंडिविजुअल की पर डे के अंदर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 135 से 225 रहती है फॉर द डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर ए फुल फ्लशिंग सिस्टम। उसके बाद बात करें तो एज पर IS 1172 जो आपकी डोमेस्टिक वाटर डिमांड्स है फॉर इंडियन सिटी वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पे 5 लीटर पर कैपिटा पर डे का डिमांड है जो शो हो रहा है। उसके बाद आपका कुकिंग के लिए 5, बाथिंग के लिए आपके 35, क्लोथ्स वॉशिंग के लिए आपके 20 है, और आपके यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए 10, वॉशिंग ऑफ हाउस के लिए आपका 10 है, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोसेट्स एक्सेट्रा के लिए 30। सो टोटल आपका 135 LPCD के अराउंड आता है फॉर ए फुल फ्लशिंग सिटी। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। सो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड नेम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो आपकी यहाँ पे डिमांड जो रहती है वाटर की वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल डिमांड्स। इंडस्ट्रीज़ लाइक आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी पेपर इंडस्ट्री हो गई, आपकी रिफाइनरी इंडस्ट्री हो गई, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। सो हर प्रकार की इंडस्ट्री होती है और हर प्रकार का उसके अकॉर्डिंग आपका वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। सो यहाँ पे जो रेंज रहती है वो 50 से 450 LPCD रहती है, और जो डिमांड है दिस डिमांड हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ओवर द टोटल डिमांड ऑफ वाटर। यहाँ पे जो टोटल डिमांड आपकी रहेगी सभी एक सिटी के अंदर अगर हम देखें लाइक डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन सभी को मिला दे अगर, तो टोटल जो डिमांड है उसमें जो सबसे बिग रोल रहता है वो आपका इंडस्ट्रीज़ का रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की इंडिविजुअल डिमांड ही काफ़ी हाई रहती है। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है आपकी टोटल वाटर डिमांड पर, जो कि आपको थर्ड पॉइंट में शो हो रहा होगा। उसके बाद डिमांड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज़, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो कुछ इस तरह से है, मैंने टेबल बना रखी है। ये आपको एक तरफ आइडिया लेना है, यहाँ पे अगर आप डाटा याद नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पे नेम ऑफ इंडस्ट्रीज़ तो उनका जो सीक्वेंस है वो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और सबसे लीस्ट कौन सा है। सो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे डिस्टिलरी जो है आपकी, जो आपकी अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड होती है इंडस्ट्री, वहाँ पे आपका अगर देखें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 1 किलोलीटर अगर आप डिस्टिलरी में यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो आपका 122 से 170 लीटर आपका लग जा रहा है वहाँ पे पर यूनिट प्रोडक्शन में। देन उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पर टन के अंदर यहाँ पे 80 to 200 का आपका लीटर लग जा रहा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में। वैसे ही आप लेदर के लिए देख सकते हैं तो यहाँ 40 है, पेपर के लिए 200 से 400 है, और स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर का तो 400 से 1000 तक चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका पेपर वाला है फर्स्ट जो है आपकी फर्स्ट मैक्सिमम डिमांड जो है
इंडस्ट्रीज़ में वो पेपर इंडस्ट्री रहेगी, तो फर्स्ट पे आपको पेपर इंडस्ट्री ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें तो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं आपके शो हो रही है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी की 75 to 100 है, स्टील की आपकी 200 से 250 है, शुगर की आपकी 1 से 2 है। तो शुगर देख सकते हैं आप रिलेटिवली सबसे कम है, तो एक सीक्वेंस माइंड में याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपका पेपर क्वालिटी है, पेपर इंडस्ट्री है सॉरी, देन उसके बाद आपका सबसे लीस्ट आपका शुगर वाला है, और बाकी को आप अरेंज करके देख सकते हैं। टेक्सटाइल के लिए 80 से 140 आपका रेंज रहेगा। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ और उनकी वाटर डिमांड को लेके। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, ये आपका कोड है 11721993। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। इसको आप खुद से डाउनलोड कीजिएगा और इसको पढ़िएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बिल्डिंग है और वहाँ पे कंजप्शन पर डे का दिया हुआ है। फैक्ट्रीज वेयर बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, जहाँ पे बाथरूम्स रहेंगे फैक्ट्रीज में, वहाँ पे 45 पर हेड पर पर्सन का 45 लीटर पर डे का कंजप्शन है। अगर वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह नहीं है तो 30 लीटर पर हेड का कंजप्शन है। सो एक आप आइडिया रखिएगा इसको। हॉस्पिटल्स की बात करें तो नंबर ऑफ बेड्स अगर 100 से ज़्यादा नहीं है तो 340 पर हेड आपका रहेगा कंजप्शन। उसके बाद अगर नंबर ऑफ बेड्स एक्सीड कर रहे हैं 100 से तो 450 पर हेड आपका रहेगा पर इंडिविजुअल का। और नर्सेज होम्स मेडिकल क्वार्टर्स का 135 पर हेड रहेगा। हॉस्टल्स में आपका 135 है, होटल्स में आपका रिलेटिवली हॉस्टल्स और डोमेस्टिक से ज़्यादा रहता है तो 180 पर हेड लिया है यहाँ पे। ऑफिस का आपका 45 पर हेड है, रेस्टोरेंट का आपका 70 पर सीट है, सिनेमास कॉन्सर्ट हॉल थिएटर्स में आपका 15 पर सीट है। स्कूल्स की बात करें तो डे स्कूल्स का आपका 45 पर हेड, बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें तो 135 पर हेड। सो एक ये रफ आइडिया आपको रहना चाहिए थोड़ा, और आप कोड को भी देख के पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं आपका इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड्स। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड्स आपकी ये वाटर डिमांड्स रहती है वाटर की, जो कि रिक्वायर्ड हमें फुलफ़िल करने के लिए नीड्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपनी कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके आसपास काफ़ी इंस्टीट्यूट होते होंगे, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, मूवी हॉल्स। सो इन सब की रिक्वायरमेंट को जो रहती है वाटर की, उसे हम इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कहेंगे। जो रेंज रहेगी यहाँ पे 20 से 50 LPCD रहेगी। और जो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन की और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स की, वो हमने टेबलाइज कर रखी है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने कोड से भी दिखाया था आपको, कोड में भी आप पढ़ सकते हैं, और मैंने ये अलग से टेबल बनाई है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था अभी। सो अब बात करते हैं डिमांड फॉर पब्लिक यूज़। पब्लिक यूज़ में होने वाली वाटर की डिमांड को हम डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ कहेंगे, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। पब्लिक यूज़ की बात करें तो पब्लिक यूज़ में हमारा वॉशिंग ऑफ रोड्स आता है, गार्डनिंग आती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना होता है, तो वो सब आपका पब्लिक यूज़ में आएगा। और इसकी जो रेंज रहती है वो आपकी 10 से 20 LPCD रहती है, और टोटल डिमांड का ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% रहता है। सो ये था आपका डिमांड फॉर पब्लिक यूज़। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट डिमांड, जो आपकी रहती है फायर डिमांड। सो एक कम्युनिटी जब सेटअप की जाती है तो वहाँ पे काफ़ी अरेंजमेंट कंसिडर किए जाते हैं फॉर डिमांड फॉर योर फायर सेफ्टी। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी और काफ़ी लोग शायद वहाँ पे इंजर्ड हुए थे और डेथ भी किसी की हुई होगी। तो वहाँ पे फायर डिमांड वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। वहाँ पे एडुकेट नंबर ऑफ आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर और जो आपका वाटर अगर वहाँ पे सप्लाई की जाती है फायर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक अवेलेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, एम्पेरिकल मेथड, जो कि हमें कैलकुलेट करके देते हैं कि कितना हमें वाटर का वहाँ पे डिमांड रहना चाहिए, ताकि कोई केस होता है अगर फायर का, कोई फायर हैज़ार्ड होता है, तो वहाँ पर हम ईजिली टैकल कर सके उसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एनी फायर हैज़ार्ड, इट इज़ टेकन एज 1 LPCD। नॉर्मली इसकी जो रेंज रहती है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे रहती है, और इसको हम कंप्यूट करते हैं एम्पेरिकली। सो ये जो एम्पेरिकली रिलेशन मैं बताने वाला हूँ अभी,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीधा आपसे क्वेश्चंस में पूछता है, नेम दे देगा वो आपको कि इस मेथड से आपको बताइए कैलकुलेट करके, या फिर इसका फॉर्मूला बताइए, इस मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा आपका फायर डिमांड का फॉर्मूला लगेगा। सो फर्स्ट जो आपका मेथड है वो आपका कुचलिंग मेथड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर डिमांड निकालने का फॉर्मूला मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है। तो Q इक्वल टू 3182/√P, जो आपकी निकल के आएगी फायर डिमांड Q की वैल्यू, वो आपकी लीटर पर मिनट में आएगी। और जो आपको P यहाँ पे डालना है वो पॉपुलेशन डालनी है कम्युनिटी की इन थाउजेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है 50,000, तो आप उसको P को रिपोर्ट करोगे इन थाउजेंड्स, तो आपको 50,000 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो P की वैल्यू यहाँ पे 50 डालोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी लीटर पर मिनट में निकल के आएगी फॉर कुचलिंग मेथड। सो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 3182/√P लीटर पर मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो एम्पेरिकल रिलेशन है, फ्रीमान्स मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू 1136 इंटू P/10 + 10, और इसकी भी सेम यूनिट रहेगी आपकी लीटर पर मिनट में आएगा। तो ये आपको पॉपुलेशन रखनी है थाउजेंड्स में, जैसे मैंने पहले बताया था अभी। तो ये आपका फ्रीमान्स मेथड हो गया। देन उसके बाद आपका आता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स मेथड, NBFU से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फॉर्मूला है 4637/√P इंटू 1 - 0.01/√P। सेम यूनिट इसकी रहेगी लीटर पर मिनट में, ये आपका आंसर आएगा। और P जो आपको रखना है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लिमिट है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो लेस देन होना चाहिए आपका 2 लाख से। सो ये आपका NBFU मेथड हो गया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मेथड आपका बोस्टन्स मेथड। यहाँ पे जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप ठीक कर लीजिएगा, इसको मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा PPT में। तो यहाँ पे बोस्टन्स मेथड आता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपका 5663/√P लीटर पर मिनट में आपकी ये वैल्यू आएगी, और P आपको यहाँ पे थाउजेंड्स में रखना है। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल मेथड। तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू जो है वो 100/√P रहेगी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसी मेथड में जो है यूनिट थोड़ी अलग आएगी, जो आपकी किलो लीटर्स पर डे में आएगी। बाकी सभी में हमने देखा अभी तक लीटर पर मिनट में आ रहा था Q की वैल्यू। यहाँ पे Q की वैल्यू आपकी किलो लीटर पर डे में आ रही है, और P आपको थाउजेंड्स में ही रखना है। सो ये था आपके फायर डिमांड्स, और ये कुछ आपके जो गाइडलाइंस है ये आपके फुलफिल करने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है टू मीट द फायर डिमांड। सो यहाँ पे जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है, 3 जेट स्ट्रीम्स आर साइमल्टेनियसली थ्रोन फ्रॉम ईच हाइड्रेंट्स, 1 ऑन द बर्निंग प्रॉपर्टी एंड 1 ऑन ईच ऑफ द एडजेसेंट प्रॉपर्टी। सो जो आपका फायर हाइड्रेंट रहता है, जो आपने देखा हो मूवीज़ वगैरह में, यहाँ पे मैंने इमेज नहीं लगाई है, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा इसमें यहाँ पे मैं आपको इमेज शो कर दूंगा जो आपका हाइड्रेंट रहता है। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि किसे हम हाइड्रेंट कहते हैं। या फिर आप इसको वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को, गूगल पे सर्च कीजिए हाइड्रेंट के नाम से, वाटर हाइड्रेंट, तो आपको वहाँ पे रेड कलर का दिख जाएगा, जो कि मोस्टली आपके फॉरेन सिटीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में लगा होता है हाइड्रेंट वगैरह। इंडिया में तो आपने एज पर देखा नहीं होगा रोड्स वगैरह पे। तो वहाँ पे जो आपका है वो फायर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 जेट स्ट्रीम आपकी एक साथ वहाँ पे निकलनी चाहिए एक सिंगल हाइड्रेंट से, जो कि 3 में से आपका एक जो रहेगा वो आपका बर्निंग प्रॉपर्टी पे जाएगा, और बाकी जो 2 रहेंगे उनमें से हर एक को आपको एडजेसेंट प्रॉपर्टी पे वहाँ पे थ्रो करना है उनको, ताकि आप जो है फायर को कंट्रोल कर सके। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है पहली। उसके बाद जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि आपका जो डिस्चार्ज रहेगा हर एक स्ट्रीम में, जो आपके पास 3 स्ट्रीम है, तीनों स्ट्रीमों में पर स्ट्रीम के अंदर आपका जो डिस्चार्ज रहेगा वो नॉट लेस देन 1100 लीटर पर मिनट होना चाहिए। तो ये आपकी डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रीम्स तो अवेलेबल है बट वहाँ पे पानी की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है, जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो इतना नहीं है रिक्वायर्ड, इतना सफिशेंट नहीं है कि वो आपकी फायर को कंट्रोल कर सके, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे डिस्चार्ज की भी इन्होंने लिमिट लगा रखी है, मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो आपका मिनिमम हेड है अवेलेबल शुड बी 12 से 15 मीटर एंड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो आपका जो हेड रहेगा वहाँ पे सपोज कीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे आपका एनफ हेड अवेलेबल होना चाहिए कि वहाँ तक
आपका जो है वाटर पहुंच सके। सो यहाँ पे इन्होंने हेड की रिक्वायरमेंट दी हुई है आपकी। सो ये आपके फायर डिमांड से रिलेटेड कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, जो कि आपका जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।